Children, we start now the next topic, that is force of friction or friction. So what is friction? हमें पहले फ्रिक्शन समझना है क्या है. इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ा है. हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, इनर्शिया पढ़ा है, इम्पल्स ऑफ फोर्स पढ़ा है. तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है. ठीक है. अब उसके बाद में हम नया टॉपिक इसमें ले रहे हैं, फ्रिक्शन क्या होता है. अब देखिए, फ्रिक्शन को डिफाइन करें इससे पहले हम कुछ जनरल एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ के. डेली लाइफ का पहला एग्जांपल ये, आई एम राइटिंग ओवर हियर एंड दिस द इंक इज ट्रांसफर्ड ऑन द बोर्ड एंड दिस बोर्ड इज अटैच्ड विद द वॉल. I am holding this pen in my hand. I can sit on a chair. I can move on the floor. It is on account of friction. ये सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से हैं. एग्जांपल लीजिए, अगर ये मार्कर और ये जो आपका बोर्ड है, अगर ये फ्रिक्शन लेस हो जाए तो as soon as I will make it touch, then it gets slipped. एक एग्जांपल बताते हैं. आप जैसे किसी फ्लोर पे चल रहे हैं, कच्चा फ्लोर है एंड ये पक्का फ्लोर, ठीक है, रफ सीमेंटेड फ्लोर है, और एक उसमें ग्रेनाइट फ्लोर है. और जैसे ग्रेनाइट फ्लोर पे होता है तो बड़ा स्लिपरी होता है. एंड इवन इफ अगर उसके ऊपर कहीं पानी या कोई ऑयल आ जाए, गिर जाए ऊपर, तो जैसे आप पैर रखते हैं तो आप तुरंत फिसल के गिर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द फ्रिक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड. फ्रिक्शन को कम कर दिया गया है, इस वजह से आप गिर जाते हैं. और अगर बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं हो तो यू कैन नॉट ट्रेवल. जैसे आप पैर रखेंगे ग्राउंड पर तो पैर रखने से पहले आप स्लिप कर जाएंगे. इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. कोई टेबल एक जगह रखी है, वो फ्रिक्शन की वजह से. हम खड़े हुए एक जगह, फ्रिक्शन की वजह से. पेन होल्ड कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से. कोई भी नेल है अगर वो इसमें दीवार में अगर आप अंदर की तरफ उसको एंटर करा रहे हैं तो वो भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से. हैमर हाथ में होल्ड करेंगे, दैट इज ऑल्सो द फ्रिक्शन. आई एम राइटिंग ऑन दिस, दैट इज ऑल्सो द फ्रिक्शन. यू आर राइटिंग ऑन द कॉपी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शन. यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. यू आर लाइंग ऑन द बेड, अगेन इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. ये सब फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सारी कंडीशंस पॉसिबल नहीं थी. ठीक है. अब ये फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं. बेसिकली होता क्या है? बेसिकली फ्रिक्शन इज अ फोर्स, इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एंड मोरओवर इट इज अ अपोजिंग फोर्स which comes into play when one object either moves or try to move on another object. क्या बताया हमने? Friction is a force or rather opposing force which comes into play when either one object tries to move on the surface of another object or moves on the surface of another object. Then this is called frictional force. And frictional force is always opposite to the direction of motion of the body, and it always acts on the surfaces in contact between the two objects. On the contact surface it acts, it always opposite to the direction of motion of the object, or it was to just move or applied force. So this is on account of the friction. And friction not only occurs in case of solid bodies. Friction is of two types. One is the solid friction and the liquid friction. The friction occurs in case of the liquids also. Take the example of liquid. When liquid flows, कोई कैनाल है, कोई रिवर है, उसमें आप देखते हैं तेजी से पानी का बहाव होता है, पानी बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है. सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है और सबसे कम स्पीड कहाँ होती है? अगर आप देखेंगे किनारे पे जहाँ खड़े होते हैं वहां पानी की सबसे कम स्पीड होती है, और सेंटर में आप देखते हैं तो वहां पानी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है. ऐसा क्यों है? इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड ऑफ वाटर. वाटर की डिफरेंट सरफेसेस के बीच में जब लिक्विड जब फ्लो करता है वाटर, तो उसमें डिफरेंट लेयर्स बनती हैं और उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं. उनके बीच में ईच लेयर अपोजिट द मोशन ऑफ इट्स सक्सेसिव लेयर. दिस इज नोन एज लिक्विड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी. इसको हम कहते हैं. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में हम केवल सॉलिड फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ सॉलिड से मतलब है तो फ्रिक्शन नॉट ओनली अकर्स इन केस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, इट अकर्स इन केस ऑफ द लिक्विड्स ऑल्सो. लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन होता है, सॉलिड्स में भी फ्रिक्शन होता है. तो व्हाट इज फ्रिक्शन नाउ? इट इज एन अपोजिंग फोर्स. इट इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when one object either moves or tries to move on another object. किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब मूव करने की कोशिश करता है या उसको मूव करता है, तब इसे हम क्या कहते हैं? जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स आता किस वजह से है?
क्या रीजन है इसका, कॉज क्या है, रीजन क्या है इसका। देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज क्या कॉज है, देखिए इसके दो कॉज है। तो बच्चों ओल्ड प्रीव्यू है, ओल्ड प्रीव्यू। ओल्ड प्रीव्यू क्या है, पुराने टाइम पे कैसे माना जाता है, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कोई भी दो सरफेसेज है जब उनको कांटेक्ट में रखते हैं तो आप उनको कितना भी स्मूथ बनाएं, उनके बीच में अगर माइक्रोस्कोप से देखें देयर आर सर्टेन अप्स एंड डाउन्स ऑन द अपर सरफेसेस। जैसे कोई ये सरफेस आप लेते हैं, ये प्लेन सरफेस लेते हैं तो इसमें सर्टेन अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आप कितना भी स्मूथ बना लीजिए, जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली बेसिकली प्लेन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे देयर आर सर्टेन अप्स एंड डाउन्स। और अगर दूसरे वाली सरफेस लोगे तो उसमें भी सर्टेन अप्स एंड डाउन्स होंगे। और जब उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इनमें इंटरलॉकिंग डेवलप हो जाएगी। अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फिक्स्ड बॉडी है और इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, मूव कराते हैं, देन देयर इज ए इंटरलॉकिंग बिटवीन दीज टू। क्या हो जाएगा, अपर सरफेसेस, इनमें अप्स एंड डाउन्स के बीच में अपर सरफेसेस पर क्या बन जाएगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, कि इंटरलॉकिंग हो जाएगी। और बॉडी कब मूव करेगी, जब इस इंटरलॉकिंग को ओवरलैप कर देगा। कौन से वाला, अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स होना चाहिए। ये ओल्ड प्रीव्यू है। अब देखिए जो लेटेस्ट प्रीव्यू है, जो मॉडर्न प्रीव्यू है, मॉडर्न प्रीव्यू, मॉडर्न तरीके से ये बात इसको रिजेक्ट किया गया ऐसा नहीं है, इसमें तो इसको दूसरा तरीका बताया। इसमें बेसिकली जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, देखिए यहां एक स्ट्रॉन्ग, ये मान लीजिए आपका अपर सरफेस है, ऐसे इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी आएगी और दूसरी बॉडी आएगी, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इसमें देखिए ये जो सरफेसेज है ये आपस में कांटेक्ट में आ जाती है। जब इसमें हम सरफेसेज लेते हैं लाइक दिस, ऐसे बनेगा। देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अभी हमने गैप रखा है, दोनों को मिलाया नहीं ऑब्जेक्ट को। जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो इसमें भी कुछ क्या क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, गैप डेवलप हो जाएगा। देखिए ये वाला पॉइंट इससे मैच करेगा, ये वाला इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये पॉइंट इससे मैच करेगा। और जब आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल, जहां पर कांटेक्ट होता है दोनों बॉडीज का, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्स डेवलप हो जाता है। तो इट इज ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस एट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में आती है, तो जो पॉइंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे दो पॉइंट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या बनता है, फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन। अब देखिए इसमें दो तरह के एरिया आते हैं। एक एरिया तो आता है बच्चों एपेरेंट एरिया, एपेरेंट एरिया इन कांटेक्ट, और एक होता है रियल एरिया, एक्चुअल एरिया जिसे कहेंगे, रियल एरिया। अब देखिए एपेरेंट एरिया तो ये है, दिस इज एपेरेंट एरिया, दिस कंप्लीट इज एपेरेंट एरिया, ये एरिया है। ऐसे इस वाले का भी ये एपेरेंट एरिया है। तो एपेरेंट एरिया तो ये है कि दोनों हाथ है, आपने दोनों को ऐसे मिलाया, ये एपेरेंट एरिया है, टोटल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी एपेरेंट एरिया, ये मिला। लेकिन दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो ये एपेरेंट एरिया मींस ईच एंड एवरी एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द अपर सरफेस इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑन इट्स लोअर सरफेस। सारे मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में नहीं होते हैं। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं, जहां अप्स एंड डाउन्स हैं तो केवल ये कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में, ये पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं। तो ये जो रियल एरिया होता है कांटेक्ट का, ये काफी कम होता है, किससे, एपेरेंट एरिया से। और जनरली इसमें जो रेशो होती है 1:10⁴ की रेशो होती है, कि अगर 10⁴ मीटर स्क्वायर एपेरेंट एरिया है तो उसमें केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया ही कैसा माना जाता है बच्चों, जो रियल एरिया है, विच इज इन कांटेक्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया, एपेरेंट एरिया, द एक्चुअल एरिया ऑफ द अपर सरफेस। आपने रेक्टेंगुलर सरफेस लिए, डस्टर रखा आपने, अब बताओ डस्टर का एरिया कितना निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये एपेरेंट एरिया है, एक्चुअल एरिया नहीं है। जैसे आप इसको यहां पे रखेंगे, आप इस तरह से रखिए इसको, जैसे इस पे रखेंगे तो इसके ऊपर जो एरिया जो कांटेक्ट में आएगा, जो इसके एटम्स हैं और जो हमारे हाथ के एटम्स हैं, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, जहां पर वो एरिया कैसा माना जाएगा, दैट इज द रियल एरिया। बाकी एरिया आपस में कांटेक्ट में नहीं है, सो दैट रियल एरिया इज वेरी स्मॉल, दैट स्मॉलर एज कंपेयर टू द एपेरेंट एरिया इन कांटेक्ट। एक ये पॉइंट समझने का था बच्चों। चलिए ये तो हमें समझ आ गया व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाई इट अराइजेस। कम नेक्स्ट, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के हमने दो टाइप्स बताए। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स का बताया हमने, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है,
और ये दो तरह का होता है, फर्स्ट इज सॉलिड फ्रिक्शन एंड सेकंड इज लिक्विड फ्रिक्शन। इसको हम इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन, और इसको हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और इसको हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, इसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम होते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली सॉलिड फ्रिक्शन, इसको आगे जाके पढ़ेंगे। और सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन है सॉलिड फ्रिक्शन की। इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी either moves or tries to move on another object, on the surface of another object. This is the definition of solid friction. Further, solid friction is of three types. First is, that is static friction. Static friction. Second one is limiting friction. This is second friction. And third one is kinetic friction. Kinetic friction. Kinetic. Static means rest. Limiting means there is a limit, uppermost limit. Kinetic means motion. अब देखिए हम इनको डिफाइन करते हैं. How will you define? इसको डिफाइन करना है स्टैटिक फ्रिक्शन को. स्टैटिक मीन्स बॉडी कैसे है, रेस्ट पर है. रेस्ट का मतलब देखो हमने दो तरह से बताया. अ बॉडी आइदर मूव्स और ट्राइज टू मूव. जैसे डस्टर हमने यहाँ रखा और इस डस्टर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज ए बुक, ये आपकी कोई एनसीईआरटी की बुक है और इस पे आपने डस्टर रख दिया यहाँ से. अब देखिए हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं डस्टर मूव नहीं कर रहा है. तो डस्टर मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डस्टर और बुक के बीच में दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है, ये लोअर सरफेस और अपर सरफेस ऑफ द बुक, दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है. और वो अप्लाइड फोर्स का क्या करता है, अपोज करता है. तो टिल द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन ए पोजिशन टू मूव, till the duster is not in a position to move, when I apply a force on it, that is called static friction. So it is the opposing force which comes into play when one object क्या होता है, tries to move on the another object. इसको हटा दीजिए, मूव वाले को हटा दीजिए, tries to move on another object. ठीक है, ये क्या कहलाता है, that is known as static friction. static friction. अब आगे बढ़िए. अब हमने और फोर्स अप्लाई किया, बढ़ाया फोर्स बढ़ाया, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा. फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ेगा, एक्सपेरिमेंट बताइए. पहले आपने बहुत स्मॉल फोर्स लगाया. दो फोर्स बैलेंस कब हो सकते हैं, व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स हमने अप्लाई किया इतना फ्रिक्शन फोर्स हुआ. फिर आपने फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, यहां भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, तभी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. इफ वी आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, इट मींस द फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग टू बैलेंस द अप्लाइड फोर्स. बट देयर इज ए लिमिट नाउ. It is the maximum value of the friction. When I will further increase the force, it starts moving. So there is a limit between static friction and kinetic friction. When it starts moving, again there is a friction between the two objects. So when an object, it comes into play when an object moves on the surface of another object, then it is called kinetic friction. So in kinetic friction comes into play when one object is moving on the other object. इसका मतलब ये नहीं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को मूव कराना स्टार्ट कर दिया फ्रिक्शन खत्म हो गया. अभी भी दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, अभी भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है. तो अब जो मोशन के, देखिए मोशन एक्चुअली, अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो तो हो गया काइनेटिक, और अब ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो अब कौन सा होगा, स्टैटिक. तो स्टैटिक को आप क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. क्या मतलब हुआ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है. तभी तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. जितना आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, फिर रेस्ट पर है. फिर आपने बढ़ाया, फिर बढ़ गया, रेस्ट पर है. लेकिन इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, बियॉन्ड दैट इफ यू विल इंक्रीज एनी फोर्स फर्दर, देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. सो इट द मैक्सिमम वैल्यू और अपर मोस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. It is a maximum value of opposing force which comes into play when an object is at a verge to move. At a verge means just about to move. But actual motion
एक्चुअल मोशन इज नॉट स्टार्टेड येट, ये डेफिनेशन होगी, किसकी डेफिनेशन होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन बट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। As we increase the applied force, the friction force goes on increasing. Which friction force is static friction. So when the maximum value or uppermost value of the static friction is called limiting friction. So what is static friction? It is an opposing force which comes into play when an object tries to move on the surface of another object. ओके, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप एडजस्ट करेगा, जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग और ऑब्जेक्ट इज एट ए वर्ज टू स्लाइड डाउन, ये दोनों के बीच की कंडीशन आ जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, सो इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, then it is called kinetic friction. And when one object is at a verge to move on the another object, at a verge to move means when just about to move, that is the maximum condition, upper limit of the static friction, that is called limiting friction. तो limit means कैसी है? It is uppermost limit of the static friction. तो तीन तरह का हुआ, static, limiting and kinetic। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन समझ आ गई। अब kinetic फर्दर फिर दो तरह का होता है, कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इज a sliding friction, it is sliding friction and this is rolling friction, rolling friction। अब देखिए मोशन दो तरह का है, एक मोशन तो स्लाइड वाला है और दूसरा कौन सा है? रोल वाला है। ये देखिए मार्कर है, ये वाला देखो, ये वाला मोशन कौन सा है? ये कहलाएगा स्लाइडिंग मोशन। और अगर हम ये लेते हैं तो ये कौन सा वाला? रोलिंग वाला हो गया। तो काइनेटिक भी दो तरह का हो गया। It is the opposing force comes into play when one object slides, moves की जगह क्या करेंगे? slides करेंगे। When one object slides on the surface of another object, then it is called sliding friction. And when one object rolls on the surface of another object, then it is called rolling friction. तो जो kinetic friction है उसमें दो तरह का मोशन है, one is just sliding, another is rolling. स्लाइडिंग कब आएगा? स्लाइडिंग तब आएगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है। रोलिंग कब आएगा? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? रोल डाउन करता है, रोल करता है। तो रोलिंग में व्हेन ये मूव वर्ड चेंज होगा। अगर मूव में हम दो तरह कर सकते हैं, अगर स्लाइड्स कर देंगे तो ये आ जाएगा कौन से वाला? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर रोल्स कर देंगे देन इट विल बी क्या आ जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन सबकी कॉमन है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट आइदर मूव्स और ट्राइज टू मूव। तो किसी में मूव्स आ जाएगा, किसी में ट्राई टू मूव आ जाएगा। इस वाले में क्या रहेगा? ट्राइज टू मूव। इस वाले में क्या रहेगा? अपर मोस्ट लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट इज एट ए वर्ज टू स्लाइड डाउन। इसमें क्या आ जाएगा? इट मूव्स on the surface of another। इस वाले में क्या आ जाएगा? one object slides on the surface of another। इस वाले में क्या आएगा? that is one object rolls on the surface of another object। so this is all about the friction force and its types। I hope it is clear to now। इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ बता के छोड़ रहे हैं इंटरनल फ्रिक्शन। इसको आगे वाली यूनिट में लेंगे। फिलहाल हम सॉलिड फ्रिक्शन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमें फ्रिक्शन समझ आ गया क्या होता है, टाइप्स हमें समझ आ गए, सब कुछ। एक ग्राफ बना के देखते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक ए ग्राफ एंड ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। इट इज ए ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट ले लो और इस ऑब्जेक्ट में ये कोई टेबल है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ये अप्लाइड फोर्स लिया आपने। अच्छा हम क्या करते हैं, इस पूरी यूनिट में हम सिस्टम ले लेते हैं। हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे अप्लाइड फोर्स को और कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गए, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया, ये मान लीजिए बुक है कोई और ये इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ये हमने डस्टर रख दिया, इसके ऊपर डस्टर रख दिया। कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जांपल दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये आपने मान लिया ऐसे रख लिया, ये ऐसे रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है। तो हम अप्लाई फोर्स इधर कर रहे हैं, इधर की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, इधर लगेगा। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ ये बनेगा। इधर अप्लाइड फोर्स लोगे और इधर कौन सा लोगे? फ्रिक्शनल फोर्स। स्मॉल एफ कौन से वाला फोर्स है? अप्लाइड। कैपिटल एफ कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए जब हम इसको एक्सपेरिमेंट से स्टडी करते हैं तो ग्राफ इस तरीके का आता है, ये ग्राफ आता है।
अब इस ग्राफ में O से A पॉइंट तक का ग्राफ अलग है, A पॉइंट से फिर B तक का ग्राफ अलग है और C तक का ग्राफ अलग है। OA ये तो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो वैल्यू होती है ये कहलाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन से वाला आता है? लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो वैल्यू है ये कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कौन सा वाला फ्रिक्शन कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इसे काइनेटिक कहते हैं। देखियो ऐसे कैसे हुआ, ऐसे इसलिए हुआ कि यहां से जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ा। आपने अभी एग्जांपल दिया था, जब तक हम फोर्स बढ़ा रहे हैं उतना ही फोर्स लग रहा है। और ये कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहां से यहां तक तो कौन सा होगा? स्टैटिक। और इस ए पॉइंट पे क्या होगा? इट इज एट ए वर्स टू मूव। जैसे एट ए वर्स टू मूव करने की कोशिश करेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। एंड फर्दर व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग देन इट बिकम्स ए काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन is slightly less than the which friction? Limiting friction, slightly less than limiting friction। जो फ्रिक्शन है किससे कम है? लेस देन है। किससे लेस देन है? किससे कम है? फ्रॉम किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है तो अपोजिंग फोर्स स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू द लिमिटिंग वैल्यू। दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो smaller as compared to the limiting friction। So this is the graph between applied force। इधर applied force बढ़ रहा है, इधर friction force बढ़ रहा है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके बताया। जैसे जैसे यहां से आपने फोर्स अप्लाई किया, यहां से फोर्स अप्लाई किया, उसको पुल करना स्टार्ट किया अपनी तरफ को, तो अब अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रहा है। अप्लाइड फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। जितना फोर्स हमने अप्लाई करा उतना इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा जो इसको बैलेंस करेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई, व्हेन इट इज अबाउट टू मूव, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग एंड नाउ इट स्टार्ट्स moving, now the friction becomes kinetic friction, which becomes constant। So kinetic friction becomes constant। Limiting friction is the one value having one value maximum value, and static friction is the variable value which increases by increasing the applied force। तो बच्चों ये हो गया आपका कौन से वाला? दोनों के बीच में ग्राफ। चलिए come to next। Now we come to laws of friction। What are laws? What are the laws of friction? Laws of friction, rather laws of limiting friction। Laws of limiting friction। देखिए फर्स्ट लॉ तो ये है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन आर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लाइक सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन दिस। सो वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, and under that condition the reaction will be in upward direction। in this direction we have applied force, this is applied force, and this is force of friction, this is force of friction। ये कहलाता है force of friction, capital F। so this capital F is directly proportional to R। experimentally it has been observed that laws क्या होता है? laws is the observations मेड बाई ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आपका वो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आते हैं उन्हीं को हम फिर अरेंज कर देते हैं सिस्टमेटिकली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और मैथमेटिकल वे, दैट इज कॉल्ड लॉज। तो इट हैज बीन फाउंड दैट जितना इसका मास ज्यादा होगा उतना ही वेट भी ज्यादा होगा, और रिएक्शन भी न्यूटन थर्ड लॉ से ज्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आपने यहाँ डस्टर रखा, डस्टर के बजाय कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और इंक्रीज कर दीजिए उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। साइकिल है और बाइक है, कार है, बस है, और इन सब में किसका फोर्स ज्यादा है? बस का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। क्यों? उसका मास भी ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा होगा, उसका रिएक्शन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन आर। इट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वी आर टॉकिंग। सेकंड इज इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो इट ऑलवेज opposes the motion of the object। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, it does not depend on the apparent area। it does not depend on apparent area so far as the R is constant।
जब तक रिएक्शन कांस्टेंट है एपेरेंट एरिया पे, एपेरेंट एरिया भी हमने बताया, अगर दो ऑब्जेक्ट मिले हुए तो जो उनका एक्चुअल एरिया कौन से वाला एरिया है, जो लेंथ इनटू ब्रेथ वाला एरिया है, वो एपेरेंट एरिया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, जो पॉइंट्स कांटेक्ट में है, बहुत स्मॉल एरिया होता है और उनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो एपेरेंट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। और वन मोर लॉज, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल in contact and their nature का मतलब मटेरियल से है, किसका है, and their smoothness, how smooth the objects are, कितने स्मूथ है ऑब्जेक्ट। मटेरियल का मतलब क्या होगा, आयरन आयरन के बीच में, रबर वुड के बीच में, वुड आयरन के बीच में, सबकी नेचर अलग अलग है। तो सबके लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। बेसिकली ये चार चीजें हमने बताई, ये क्या है, दीज आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होते हैं, इनको हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें हमने आज समझा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, सॉलिड कितने टाइप्स का होता है, सबकी डेफिनेशन पढ़ी, सबका कारण पढ़ा, उनके बीच का ग्राफ हमने समझा, और जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई उनको हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा एक चीज और बता देते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उससे रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके साइकिल के व्हील है, कार के व्हील है, सब कैसे बनाए जाते हैं, सर्कुलर बनाए जाते हैं। तो सर्कुलर इसलिए होता है कि उसका फ्रिक्शन कम होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है। और वो क्यों होता है, देखिए वो इस तरीके से होता है। मान लीजिए कोई रोड है और इस रोड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब यहां जो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये सर्कुलर पाथ बनेगा तो एक टाइम पर एक ही पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, और जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में आएगा ये उस पॉइंट पर इस पूरे के पूरे व्हील का वेट उस एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। और जब एक पॉइंट पर कोई भी एक्ट करता है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया तो बहुत कम हो गया, कौन से वाला एरिया हो गया, एक पॉइंट के बराबर एरिया होगा जिस पे व्हील है, व्हील का लोअर मोस्ट पॉइंट जो होगा एक टाइम पर और उस सरफेस के एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करेगा, और जब उस पॉइंट पर कांटेक्ट करेगा तो सारा प्रेशर एक पॉइंट पर आ जाएगा। एरिया मिनिमम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, लार्ज प्रेशर हो जाएगा, और लार्ज प्रेशर की वजह से वो जो सरफेस आपको प्लेट दिख रही है वो क्या हो जाएगी, स्लाइटली बेंड हो जाएगी, और जैसे ही बेंड होती है तो यहाँ इसके बाद ये ऑब्जेक्ट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ फिसल जाएगा। तो इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन जो जाता है, फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा नेक्स्ट पॉइंट पे कांटेक्ट आएगा, वो नीचे डिप्रेस हो जाएगा, ये फिर अपनी जगह चले, फिर डिप्रेस, तो आगे वाले पॉइंट डिप्रेस होते चले जाते हैं, और जैसे ही वो वेट फिर उसके बाद में प्रेशर रिलीज होता है तो वो अपनी जगह को फिर रिगेन कर लेता है सरफेस। इट मींस दिस रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज ए वे टू रिड्यूस द रोलिंग फ्रिक्शन। इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, एंड इट इज लेस देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द व्हील्स ऑफ ऑटोमोबाइल इज नॉट रेक्टेंगुलर और इन द स्क्वायर शेप बट सर्कुलर फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर, ये बनता है बच्चों। सो दिस इज समथिंग अबाउट द फ्रिक्शन। On the next one we'll continue.